ए लेवल्स बायोलॉजी आसान नहीं है। तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की अपनी डिटेल्स हैं, अपनी सिग्निफिकेंस है और अपनी बहुत सारी डायग्राम्स हैं। और इस सब के साथ तुम लोगों ने 5 डिफरेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि इस सब के बावजूद भी ए लेवल्स बायोलॉजी में ए स्टार लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा है। For those of you who are new to this channel, I'm Abdullah Aslam. I'm a first year med student at the Khan University in Karachi, and I make videos on YouTube sharing my insights and journey into the med school process in Pakistan, hoping to help you guys and to provide you value in the form of inspiration, advice, or just general entertainment. Before you ask why you should be listening to me, well, I sat for my A levels in the June of 2024, and I have 4 A stars, one of which is in A levels biology. So without wasting any more of your time, let's just get into the video. अच्छा, सो इससे पहले कि मैं ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ों में जाऊँ ना, मैं तुम लोगों को वो 3 चीज़ें बताऊंगा जो मेरे ख्याल में ए लेवल्स बायोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। इसमें जो पहली चीज़ है ना, वो थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो ये है कि कंटेंट ए लेवल्स में पास पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ऑफन ये लग रहा होता है कि ए लेवल्स जो है ना बस ओ लेवल्स की थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है। इस वजह से वो सेम स्ट्रेटेजी जो कि ओ लेवल्स में हम लोग यूज़ करते थे उसी को यूज़ करके हम लोग ए लेवल्स में भी ए स्टार ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए लेवल्स में जो एग्ज़ाम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, अनलाइक ओ लेवल्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम लोगों को पूरा कंटेंट इनसाइड एंड आउट 100% सब कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ताकि एक पेपर में कोई भी अनसीन चीज़ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो पहले तुम लोगों ने ना देखी हो, उसको तुम लोग अपने नॉलेज और अपनी स्किल्स को अप्लाई करके सॉल्व कर सको। इसीलिए ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। द सेकेंड थिंग विच आई से फॉर ए लेवल्स बायोलॉजी इज़ टू फोकस ऑन ग्राफ्स। अब पेपर 2 और पेपर 4 में और एक्चुअली पेपर 5 में भी ग्राफ्स के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। मतलब कि अगर हम लोग टोटल एग्रीगेट में से बात करें तो मे बी अराउंड 15 से 20 मार्क्स जो हैं तुम लोगों के सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन से आ सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि तुम लोगों को ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना, उनको डिस्क्राइब करना और उनको एनालाइज करना आता हो। और ज़रूरी ये कि उनको एनालाइज करते वक्त, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त जो वोकैबुलरी तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो एग्जैक्टली वो हो जो स्पेसिफिक है ए लेवल्स बायोलॉजी के लिए। इससे तुम लोगों के जो 15 और 20 मार्क्स बचेंगे वो क्रूशल होंगे एंड में तुम लोगों को ए स्टार दिलवाने के लिए। सो इसीलिए ग्राफ से फोकस करो। इसमें जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि तुम लोगों को रिसर्च के बारे में बहुत पता होना चाहिए। अब रिसर्च के बारे में क्या पता होना चाहिए कि एक तो जो सिंपल टर्म्स होती हैं जैसे वैलिडिटी हो गया या रिलायबिलिटी हो गया, रेप्लिकेबिलिटी हो गया, ये जो सब चीज़ें ना तुम लोगों को इन टर्म्स के मतलब आने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक रिसर्च को क्या चीज़ वैलिड बनाती है, क्या चीज़ रिलायबल बनाती है, ये बढ़ा कैसे सकते हैं। जनरली पेपर 3 और पेपर 5 की अगर तुम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लो तो तुम लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत पता चल जाएगा। इसके अलावा तुम लोग और ऑनलाइन सोर्सेज से वीडियोस बहुत बेसिक देख सकते हो, तुम लोगों को बेहतर पता चल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर 3 और पेपर 5 की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी मार्किंग स्कीम्स में जो चीज़ें हैं ना वो तुम लोगों को बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगी और जनरली किसी भी वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे नोट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर तुम लोग पास्ट पेपर्स करोगे, उसकी मार्किंग स्कीम से पढ़ोगे, उसको तुम डायरेक्टली नोट्स में ऐड कर सकते हो अगर तुम करना चाहो, लेकिन जब तुम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम लोगों को वो चीज़ें वैसे ही इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। सो ये 3 चीज़ें होगी जो सबसे वैल्यूबल हैं ए लेवल्स बायोलॉजी के लिए। अच्छा, सो अब अगर मैं एग्जैक्ट प्रोसेस की बात करूँ ना जिससे कि मैंने पढ़ के ए स्टार लिया है, तो उसमें पहला स्टेप आता है कॉन्टेंट कवरेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इस चीज़ को हम लोग 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि तुम लोगों ने सिलेबस पढ़ना है। जो चैप्टर तुम लोगों ने सोच लिया है कि आज हमने पढ़ना है या इस वीक हमने पढ़ना है, उसका सिलेबस पढ़ो। सारे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ लो कि वो मांग क्या रही हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स में तुम लोगों को कहेंगे कि ये चीज़ तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ये चीज़ तुम लोगों को समझ आनी चाहिए और ये चीज़ तुम लोगों को अप्लाई करनी आनी चाहिए। एक बार जब तुम लोगों ने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया सिलेबस से, फिर तुम लोग आओगे बुक पे। बुक से उस सेम चैप्टर को पढ़ोगे। उस सेम चैप्टर को पढ़ते वक्त तुम लोगों ने ये देखना है कि बुक में कहाँ पे ऐसा पार्ट आया है जो डायरेक्टली सिलेबस के एक ऑब्जेक्टिव को आंसर कर रहा है। उस चीज़ को तुम लोग अंडरलाइन कर लोगे। उसके ऊपर या नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ के बारे में कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा दे रही है, उसको तुम लोग अंडरलाइन कर लो। जब ये अंडरलाइन वाला प्रोसेस हो जाएगा ना, इस पॉइंट पे तुम लोगों को जनरली सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए और तुम लोगों को जनरली आइडिया हो जाना चाहिए कि पूरे सिलेबस में है क्या, इस चैप्टर में है क्या। अगला स्टेप है कि तुम लोगों ने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स तुम लोगों ने खुद बनाने हैं, किसी और के यूज़ नहीं करने। अपने नोट्स को तुम लोगों ने इस तरीके से बनाना है जो तुम लोगों को बेस्ट समझ आए। उन नोट्स को बुक की जो तुम लोगों ने चीज़ें अंडरलाइन की है उनको तुमने नोट्स में ऐड करना है, एक ऐसी लैंग्वेज में ऐड करना है जो तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब करना बेस्ट हो, जो तुम्हारे लिए पढ़ना सबसे तेज़ हो।
इससे ये होगा कि जब तुम लोग एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे होगे एग्जाम से पहले, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और जो कनेक्शंस है ना तुम्हारे माइंड में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो उस तरीके से बनेंगे जैसे कि तुमने अपने नोट्स में बनाए हैं खुद अपने लिए। अब यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग सुन के या लेक्चर से बेहतर पढ़ते हो, तुम लोग वो कर सकते हो। मेरे लिए पर्सनली ये चीज़ बहुत काम की और मुझे लगता है कि तुम लोग करोगे तो तुम लोगों के लिए भी करेगी। अब जब तुम लोगों ने ये 3 चीज़ें कर ली होंगी ना, तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या और सारे कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों को एक बार समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को समझ नहीं आए तो फिर हम लोग आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो है चैनल्स एंड अदर रिसोर्सेज। अब ए लेवल्स बायोलॉजी के लिए जो चैनल्स मैंने यूज़ किए हैं उस पर टॉप पे था अमीबा सिस्टर्स। ये बहुत अच्छा चैनल है। इस पर तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स की एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तुम लोग इसको देख सकते हो, स्लो भी देख सकते हो। जनरली एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से सुकून से दी गई हैं, तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा एक चैनल है डीप बायोलॉजी क्लासरूम। इस चैनल को मैंने आखिरी दिनों में बहुत यूज़ किया और इसकी वजह ये थी कि इस चैनल पे पेपर 5 के जो बायोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो स्टैटिस्टिकल बायोलॉजिकल टेस्ट हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थे। उन टेस्ट पे जनरली हम लोग पहले इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आखिरी दिनों में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पेपर 5 एंड देन पेपर 4 में उनके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सो यहाँ से तुम लोग वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा चैनल है वो फ्री साइंस लेसन्स है। इसको मैंने बाकी वीडियोज़ में भी बताया क्योंकि इस चैनल पर बाकी साइंसेस की भी वीडियोज़ हैं, इधर उधर के बोर्ड्स की भी हैं, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट सेम रहता है, तो तुम लोग इसको समझने के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों के पास टाइम कम है, तो सेव माई एग्ज़ाम्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इवन दो मैं तुम लोग को ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली उस पर जाओ, क्योंकि वो जनरली बहुत प्रोसेस्ड है, ठीक है। अगर तुम लोग बुक से पढ़ोगे और अपने नोट्स बनाओगे तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों के पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो सेव माई एग्ज़ाम्स कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब इस पॉइंट पे ना तुम लोगों को सारा जो सिलेबस है, सारा कंटेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। तुम लोगों ने बुक से पढ़ लिया, तुम लोगों ने चैनल्स देख लिए, बाकी रिसोर्सेज देख लिए, तुम लोग 100% समझ गए हो कि चैप्टर में है क्या। अगली चीज़ है कि तुम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब प्रिपरेशन के लिए मैंने हमेशा 2 टेक्निक्स यूज़ की, एक स्पेस रेपिटेशन है और दूसरा एक्टिव रिकॉल है। स्पेस रेपिटेशन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है कि तुम लोग एक चीज़ को डे 1 पे याद करते हो, तुम लोगों को पता है 1 या 2 हफ्ते बाद वो चीज़ तुम लोगों को भूलेगी, तो उसके भूलने से पहले तुम लोग उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लोगे और ये तुम रिपीट करते रहोगे। और जितनी बार तुम रिपीट करोगे ना, उतनी बार उतना ही तुम्हें कम टाइम लगेगा एक्चुअली उसको रिवाइज करने में, और तुम लोग की रिटेंशन उतनी ही ज़्यादा सॉलिड होती रहेगी। और इसके साथ जो एक्टिव रिकॉल है ना, एक्टिव रिकॉल बेसिकली ये आइडिया है कि तुम लोग अपने नोट्स को ऊपर से नीचे तक रीड ना करो, ठीक है, ऐसे ना पढ़ो। तुम लोग एक हेडिंग पढ़ो, ठीक है, या सिलेबस का एक ऑब्जेक्टिव पढ़ो और तुम लोग रिकॉल करने की कोशिश करो अपने खुद की मेमोरी से कि क्या चीज़ तुमने इससे रिलेटेड पढ़ी थी। इससे ये होगा कि तुम लोगों के कनेक्शंस, तुम लोगों की रिटेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और एक्चुअली तुम लोग ज़्यादा देर के लिए इसको रिटेन करोगे नॉलेज को, और क्या पता तुम लोगों को बेहतर समझ भी आए इस तरीके से। सो ये 2 टेक्निक्स यूज़ करोगे तो तुम लोग जनरली बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं इंटरनेट पे। अगर तुम लोग लेक्चर से पढ़ते हो या तुम लोग सुन के पढ़ते हो, वो तुम लोगों पे। तुम लोग ये याद रखना कि तुम लोगों ने यूज़ वो करना है जिससे तुम लोगों को लगता है बेस्ट तुम में रिटेन होगी या तुम्हें बेस्ट समझ आएगी। ये 2 चीज़ें मेरे लिए काम की और मुझे पता है बाकी लोगों के लिए भी करती हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोगों ने सिर्फ ये 2 ही करनी है। इसके अलावा ढूंढो, अगर तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि टेक्निक है तुम लोगों के पास, तो वो यूज़ करो, उसमें कोई मसला नहीं है। अब जब तुम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पूरा कंटेंट पता चल गया और तुम लोगों ने एक्चुअली प्रिपरेशन भी कर ली है, उसके बाद आते हैं टॉपिकल्स और पास्ट पेपर्स। अब टॉपिकल्स और पास्ट पेपर्स को लेके मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रही है। जैसे ही तुम लोग एक चैप्टर पढ़ लो, उसकी तैयारी कर लो, तुम उसके टॉपिकल्स कर लो। जब तुम लोग टॉपिकल्स करोगे तुम लोगों को पता चलेगा कि सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए तुम लोगों ने ये करना है कि हर टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार कर लेना है। जब ये टॉपिकल सारे चैप्टर्स के लिए हो जाए, उसके बाद तुम लोग आओ पास्ट पेपर्स पे। पास्ट पेपर्स में ये करना है कि जनरली जब तुम इस पॉइंट पे आओगे ना, जब तुमने टॉपिकल्स कर लिए होंगे, तो पास्ट पेपर्स में इंशाल्लाह तुम लोगों की इजीली 75 से 80% मार्क्स ऑलरेडी आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो तुम लोग थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो और तुम लोग के आ जाएंगे। अब जब इस पॉइंट पे आ जाओगे ना, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो तुम लोगों को बताऊंगा वो है जो सिर्फ टॉप 1% कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं, मतलब तुम लोगों ने शायद आज तक सुनी भी ना हो, और वो है एग्जामिनर रिपोर्ट्स। एग्जामिनर रिपोर्ट्स में बेसिकली ये होता है कि हर पेपर के हर क्वेश्चन के हर पार्ट पे एग्जामिनर ने अपने कमेंट्स दिए होते हैं कि एक अबव एवरेज, एक बिलो एवरेज और एक परफेक्ट कैंडिडेट ने इस पेपर का, इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर कैसे दिया है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया है। जब तुम लोग अपने किसी भी 2 सॉल्व पेपर्स की एग्जामिनर रिपोर्ट्स निकालोगे और अपने आंसर्स को कंपेयर करोगे, तो तुम लोगों को ये पता चलेगा कि इस हायरार्की में तुम लोग किधर फॉल कर रहे हो, और उसके बाद तुम लोग अपने आंसर्स को बेहतर किस तरीके से कर सकते हो।
आई एम श्योर कि अगर तुम लोगों ने ये कर लिया तो ईजिली 10-15% तुम लोगों को और बूस्ट मिल जाएगा, और ये वो पॉइंट है जब तुम लोगों का ए स्टार इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद बस तुम लोगों ने ये करना है कि कंटेंट को याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और तुम लोग ईजिली ए स्टार ले लोगे। So this is basically it for A-levels biology. If you like this video, you'll also like these two for the other two sciences. अगर तुम लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली, अगर तुम लोगों को लगता है कि एक्चुअली तुम लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और तुम लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि और क्या वीडियोज़ है जो तुम लोग देखना चाहोगे। I'd love to make those and stay tuned. अल्लाह हाफिज़।